हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पार्टनरशिप फर्म के पास जितने भी रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होती हैं, वो सारे आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसका पार्ट हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके दो मेथड्स है। मेथड वन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबव अमाउंट्स, मतलब जो भी आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स हैं, उन सबको बांट दो। प्रॉफिट्स को प्रॉफिट्स की तरह बांट दो, लॉसेस को एज अ लॉस पार्टनर्स में बांट दो। बांटने से क्या, ये सब खत्म हो जाएंगे। सो उसके बाद बैलेंस शीट में भी नहीं आएंगे, ओवर। दूसरा क्या है, आप इनको बांटते नहीं हो, आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो रिफ्लेक्टिंग द चेंज, कि जो चेंज आ गया, जो रेशो आपकी एक रेशो थी उससे आपने चेंज करके दूसरी रेशो ले ली, तो इसकी वजह से पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप था, पार्टनरशिप जो थी, उसमें जो चेंज आया है, किसी ने गेन किया, किसी ने सेक्रीफाइस किया, तो उस चेंज को रिकॉर्ड करना है। दैट मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सो ये मैं दो अलग अलग मेथड्स साइड बाय साइड आपको एक्सप्लेन करती हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, अब फर्स्ट मेथड में क्या है, जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर देना होता है। तो आप बांटिए, जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है और P&L क्रेडिट बैलेंस, ये तीनों बैलेंसेस आपके पास है, ये तीनों आपके प्रॉफिट हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in this ratio. They decided to change it to 2:2:1 from 1st April. मतलब आपकी एग्जिस्टिंग रेशो या जो अब ओल्ड रेशो होने वाली है वो है 5:3:2 और आगे से आपकी रेशो होगी 2:2:1। मतलब इस डेट के पीछे जो कुछ भी है वो सारा 5:3:2 रेशो में जाएगा और इस डेट के बाद से जो कुछ भी आएगा वो 2:2:1 रेशो में जाना है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मेथड वन में जिसमें सब कुछ बांटना है, तो आप पहली एंट्री कर दो सारे प्रॉफिट्स रिजर्व्स को बांटने की। तो क्योंकि आपके पास है जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L क्रेडिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो इसमें ये पहले तीन वाले आपके प्रॉफिट्स हैं, इनको बांट दो। जब हम रिजर्व्स और प्रॉफिट्स पार्टनर्स में बांटते हैं तो ये उनकी कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, उनका फर्म में क्लेम बढ़ जाता है। ठीक है, सो आप इनको बांटोगे, इनकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन फंड। ये कुछ फंड ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट नहीं बांटने होते। इसमें क्या है, अगर इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है, कोई क्लेम है, कोई लॉस है, तो आपको उस लॉस को और क्लेम को इसके अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है। तो अगर इसमें रिजर्व में कुछ बच जाता है तो वो एज अ प्रॉफिट बांटा जाता है, और अगर नहीं बचता, ठीक है, या आपके क्लेम ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उसको रिवैल्यूएशन की तरह से ट्रीट करते हैं। ऑलराइट, सो आपके वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड, कंटीजेंसी रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये तीन रिजर्व है जिनको थोड़ा सा अलग डील करते हैं। मैंने यहां इसलिए इसे डाल दिया ताकि आपको ये याद रहे, बार बार ये चीज याद रखनी है कि इन तीन खास रिजर्व्स में अगर कोई क्लेम या कोई लॉस नहीं है या वो लॉस विद इन दिस लिमिट है, तो बाकी जो बच जाता है वो प्रॉफिट होता है, तो उसे एज अ प्रॉफिट बांटना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमें कुछ बता ही नहीं रखा है, इसका मतलब कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो आपको सारे का सारा रिजर्व एज अ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देना है। सो P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी याद रखो, ये बार बार रिट्रेट कर रही हूं, पार्टनर्स की पोस्टिंग्स जो है वो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के थ्रू हो सकती हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट बनता है, तो सारे ट्रांसफर करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं। बट अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, मतलब नॉर्मल कैपिटल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा, तो फिर सब कुछ कैपिटल अकाउंट में जाता है। जैसे इसमें कुछ नहीं बता रखा तो सब कुछ कैपिटल में जाएगा। तो आपका जनरल रिजर्व हो गया 1,50,000 का, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया 25,000 का, P&L हो गया 75,000 का। सो इन ऑल कितना हो गया आपके पास, अ टोटल ऑफ 2,50,000 बीइंग द टोटल ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ 2,50,000
डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो अब आप अलग अलग नहीं बांटोगे, टोटल आपके पास है 2,50,000, बांट दो, रेशो है इन 5:3:2, तो 5/10 एक्स को मिलेगा। ठीक है ना, 75,000 3/10 वाई को, और जेड को 50,000। दूसरी चीज क्या है, आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से एक लॉस है, तो जब लॉस पार्टनर्स में बढ़ता है तो वो उनके कैपिटल क्लेम को कम कर देता है। सो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाईज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीनों में लॉस बांट देंगे तो लॉस देने से कैपिटल्स कम हो जाती हैं। सो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो आपके पास था 1 लाख का लॉस, तो वही नरेशन 5:3:2 रेशो में इसे बांटेंगे, 50,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, ये सब में आ गया। ये होता है डायरेक्ट एंट्री, इसमें सीधे बांट देना और कुछ नहीं करना। दूसरा क्या है, मेथड सेकंड है एडजस्टमेंट एंट्री का। तो एडजस्टमेंट में क्या होता है, हमें इनके पर्सनल जो है इंडिविजुअल स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी कि हर एक का स्टेटस क्या है, किसको फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है। सो अब आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो सॉल्व करनी पड़ेगी। सो एग्जिस्टिंग रेशो या ओल्ड रेशो है 5:3:10। न्यू रेशो हो गई 2:2:1। ठीक है ना, तो 2, 2 एंड 1, 5 हो गया इसमें। सो शेयर सेक्रीफाइस्ड और गेन्ड, तो कितना गेन और सेक्रीफाइस किया, एक्स के लिए 5/10 माइनस 2/10, दैट इज एग्जिस्टिंग और ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। 5/10 माइनस 5। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 1/10 आ गया। तो अब एक्स का शेयर कम हुआ है। ठीक है ना, प्लस का मतलब है कि पहले ज्यादा था तभी आंसर प्लस में आ रहा है ना, तो इसे बोलते हैं सेक्रीफाइस। एक्स ने सेक्रीफाइस किया। वाई का क्या स्टेटस है, वाई ने गेन किया क्योंकि अब इसका शेयर बढ़ गया है, ये याद रखो प्लस माइनस से। ओके, अब जेड का क्या सिनेरियो है, तो ये हो गया 1/5 माइनस 1/5 नील। सो नो गेन नो सेक्रीफाइस। जेड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका पहले भी वही हिस्सा था, अब भी वही हिस्सा है। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, तो जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको प्रोपोर्शनेट शेयर पे करना पड़ता है। सो वाई पे करेगा एक्स को। तो इसमें एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कितना देगा, जितना नेट अमाउंट है। सो हमें क्या करना होगा, नेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट में आप सॉल्व कर सकते हो। कितना आ जाएगा, 1,50,000, 25,000, 75,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका लॉस है। ठीक है ना, सो आपके पास बच गया नेट प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज। ये आप लिख सकते हो जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो नेट ये हो गया। तो अब क्योंकि आपका नेट जो प्रॉफिट और लॉस है वो है 1,50,000, तो गेनिंग पार्टनर पे करेगा कितना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को -1/10। 1/10 है, सो वाई विल पे 1/10, क्योंकि वाई को गेन कितना हुआ है 1/10 का, तो जितना गेन हुआ है उतना ही अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा, 15,000 एंड एक्स विल रिसीव। ठीक है ना, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी 15,000 से। अब नेट रिजल्ट ये हो गया। अब इससे सिचुएशन बदल गई है। अब क्या हो गया कि अब जो आपके पुराने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स थे वो आपने बांटे नहीं है, लेकिन जो इफेक्ट था वो आप ले आए हो। तो आज की डेट के बाद से ये जो भी रिजर्व्स हैं ये एज इट इज बुक्स में आएंगे, लेकिन अब इस पे सबका क्लेम न्यू रेशो के मुताबिक बनेगा। ये चाहे अर्न पहले हुए थे, आज की डेट से जब चेंज कर रहे हो उससे पहले अर्न किए हुए थे, लेकिन क्योंकि आपने इसमें जो नेट इफेक्ट है वो रिफ्लेक्ट कर दिया है एडजस्टमेंट एंट्री से, सो अब से
अगर ये प्रॉफिट्स रिजर्व्स बांटे जाएंगे तो वो नई रेशो में बांटे जाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखो नेट इफेक्ट वही होता है दोनों केसेस में, बट यहां क्या है कि हम अकाउंट से क्लोज कर देते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री में हम अकाउंट कंटिन्यू करते हैं, अकाउंट क्लोज नहीं करते। अब नेट में देखो तो एक्स को आपने पूरा अमाउंट पे कर दिया, तो अगर एंड में कभी भी आप जब ये बांटोगे, ये न्यू रेशो में बांटोगे, तो उनका नेट रिजल्ट सेम रहने वाला है, मतलब उनकी पेमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। ऑल राइट, सो ये है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में हमें दो चीजें करनी होंगी। नंबर वन, हमें एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट सॉल्व करनी पड़ेगी कि किसको कितना गेन और किसको कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। दूसरी चीज हमें सॉल्व करनी पड़ेगी कि प्रॉफिट और लॉस फाइनल अमाउंट कितना है। फाइनल बैलेंस को ये आपस में एडजस्ट करेंगे। गेनिंग पार्टनर पे करेगा सेक्रीफाइसिंग को। अब यहां पे फिर से वो एक और बात बता देती हूं। मान लो यहां पे आपका लॉस 1 लाख की बजाय होता सपोज 3 लाख। ठीक है, तो इसे मैं अलग तरह से लिख रही हूं, अलग पेन से। सपोज लॉस होता 3 लाख। अब क्या होगा, अब आपके पास फाइनल में लॉस आ गया। तो अब अगर हम ये कहें कि वाई ने गेन किया शेयर एक्स से, पर गेन क्या किया, वो गेन कर रहा है लॉस को। तो अगर आपको लॉस मिल रहा है तो अब आप पेमेंट नहीं करोगे लॉस खरीदने की, बल्कि जिसने अपना लॉस आपकी तरफ सरकाया है वो पेमेंट करेगा। तो लॉस के केस में जो गेनिंग पार्टनर है वो पे नहीं करता, बल्कि उसको अब कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, उसको पैसा मिलेगा। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अब गेनिंग पार्टनर को देगा, क्योंकि रियलिटी में आप जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन करते हो, यू गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड यू पे कॉम्पनसेशन। जितना गेन किया उसके बदले में आप कॉम्पनसेशन पे कर देते हो। लेकिन जब आपने गेन ही नहीं किया, आपको तो लॉस हो गया, तो वो गेन नहीं है, वो लॉस है। तो जिसको लॉस मिलता है ना, उसको कॉम्पनसेशन किया जाता है, उसको पेमेंट की जाती है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, 50,000 में जो 1/10 पार्ट है वो अब वाई को मिलेगा और एक्स को पे करना पड़ेगा। सो लॉस के केस में हमें हमेशा रिवर्स चलना होता है, जैसे यहां भी है। ये एक बेसिक सा रूल है। जब प्रॉफिट बांटते हैं इस तरह से करते हैं, लॉस होता है तो रिवर्स कर देते हैं। सेम लॉजिक अप्लाइज है। आप इसको अगर लॉजिकली नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इसे रिवर्स क्यों करेंगे, तो आप अपने आप को वाई की पोजीशन पे रख के देखो। ठीक है, एज अ वाई आपका पहले शेयर था 3/10, अब आपने गेन कर लिया, अब आपका शेयर जो है वो 2/5 हो गया, मतलब बढ़ गया है। ठीक है ना। तो अब आपको कहा जाता है कि भी देखो तुम्हारा शेयर बढ़ गया फर्म में, तो अब तो तुम्हें कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी। तुम पे कर दो फिर, जिसको लॉस हो रहा है, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको नुकसान हो रहा है ना आने वाले टाइम में, उसको कॉम्पनसेशन दे दो। तो तुम प्रोपोर्शनेट शेयर उसे पे कर दो। लेकिन जब आप यहाँ कैलकुलेशन पे आते हो तो एज अ वाई आप क्या कहोगे, अरे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो लॉस मिल रहा है, अब मैं लॉस भी लूं और पैसा भी दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं लॉस अगर ले रहा हूं तो मुझे पैसा दो, उस लॉस को मुझे बियर करना है। जिसको लॉस दे रहे हो उसको बियर करना पड़ेगा लॉस, तो उसको कॉम्पनसेशन उसको पे होगी, उसको मिलेगी। तो लॉस के केस में फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं होगा, अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। बिकॉज रियलिटी में अब गेनिंग पार्टनर लूजिंग पार्टनर बन गया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो गेनिंग पार्टनर बन गया। अब यहाँ पे एक्स फायदे में रह रहा है, हिस्सा बांट के भी शेयर दे के वो फायदे में इसलिए क्योंकि उसको लॉस कम मिलेगा। जब ये लॉस बटेगा आगे जाके, क्योंकि अब तो आप बांट नहीं रहे हो ना, आप तो एडजस्टमेंट ही कर रहे हो। बांट रहे होते तो बांट देते, लेकिन अब आप बांट नहीं रहे हो, आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो आगे जाके जब ये लॉस बटेगा तो आपको लॉस का कम शेयर मिलेगा, तो आपको फायदा हो रहा है। लॉस के केस में गेनिंग पार्टनर को नुकसान है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारी अकाउंट्स जो है ये रियल सिचुएशन से पे बेस्ड होती है, तो कोई भी चीज अगर समझने में मुश्किल हो ना, आप उसको खुद पे लेके सोचो कि मैं ही बिजनेसमैन हूं, मैं ही बिजनेस में हूं, अब मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा। वाई के लिए वाई की जगह होके सोचो, एक्स के लिए एक्स की जगह आके सोचो। यू पुट योर फीट इन देयर शूज, तो आपको समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी कि फायदा है, नुकसान है, जमा है, माइनस है, क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली एंट्री करना बहुत आसान होता है। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो रट्टा मार लेते हैं कि भाई गेनिंग पार्टनर है उसको देना है, रट लिया। लेकिन सिचुएशन समझो, ठीक है, आप गेनिंग होके भी नुकसान में आने वाले हो,
तो अब आप गेन में नहीं हो, आप नुकसान में हो, लॉस में हो, तो आपको पैसा मिलेगा। और वो कौन देगा? जिसको इनडायरेक्टली फायदा हो गया, एक्स देगा। ठीक है। सो लॉस के केस में हमारी एडजस्टमेंट एंट्री रिवर्स हो जाती है। नाउ इस क्वेश्चन में हमें इसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट बनाना भी आ सकता है। जो बैलेंस दिए होंगे बैलेंस लिखो, ये एंट्रीज को पोस्ट करो। यहाँ ऐसे पोस्टिंग होगी और यहाँ क्या होगा, वाई में डेबिट है, एक्स में क्रेडिट है, तो अमाउंट पोस्ट कर दोगे। लेजर पोस्टिंग आपने सीखी हुई है ना। सो पोस्टिंग कर दोगे और बैलेंस शीट अगर ड्राफ्ट करने को कहते हैं, बैलेंस शीट बन जाएगी। इस केस में क्योंकि ये सारे प्रॉफिट लॉसेस बट गए हैं, तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। यहां पे क्या होगा, ये बांटे नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट किया, तो ये बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेंगे। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे आप ये चीज लिख लोगे। तो हमने दो चीजें सीखी। नंबर 1, अगर लॉस हो जाए तो लॉस के केस में एडजस्टमेंट एंट्री रिवर्स होनी पड़ेगी। नंबर 2, कंटीजेंसी रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एम्प्लॉयज वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड्स, अगर इसने कुछ नहीं दे रखा या इनके रिलेटेड लाइबिलिटी कम है, तो जितना पैसा बच गया वो आपको प्रॉफिट्स की तरह बांटना है। ठीक है। सो अब हम कंसंट्रेट करेंगे ये वाले रिजर्व्स पे नेक्स्ट क्लास में। अब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और ये रिजर्व्स को एक एक करके बारी बारी से लेंगे और इंडिविजुअली समझेंगे। So meanwhile, keep practicing, keep smiling. Thank you.